दोस्तों, आखिर मोदी के कैबिनेट में कितने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? क्या वाकई में एस जयशंकर को विदेश मंत्री के तौर पर उनके पद से हटाया जा सकता है? क्या रक्षा मंत्रालय में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या इंडिया के भरोसे मोदी की ये नई कैबिनेट हो सकती है? दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, ऐसी जानकारी उड़ उड़कर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। हालांकि दोस्तों, ये जानकारी पिछले 1 महीने से तैर रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। दोस्तों, जेपी नड्डा 2 साल से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। लगातार हमें कवायद सुन रहे हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, ये बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। मोदी नागपुर भी गए थे संघ के मुख्यालय, तो ऐसा लगा कि वहां से बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर सहमति बन जाएगी, लेकिन वो सहमति बन नहीं पाई। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हो गया तो मामला टल गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर और मोदी के कैबिनेट के फेरबदल के नए चेहरों पर एक साथ मोहर लग सकती है। दोस्तों, 9 जून वो तारीख थी जब मोदी ने पीएम के तौर पर शपथ ली थी। ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले या उसके आसपास एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है मोदी मंत्रिमंडल में। मॉनसून सत्र आने वाला है दोस्तों, हालांकि उसमें भी वक्त है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में जो टीम मोदी है उसके जो नए चेहरे हैं वो उसके साथ संसद में सरकार उतरने वाली है। लेकिन जिन चेहरों पर बात मैं करना चाहती हूँ दोस्तों, और जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में है, तभी जुबान बहुत से लोग बात कर रहे हैं, वो सीसीएस के चेहरे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जब भी मामला होता है तो सीसीएस की बैठक होती है। आपने देखा भी होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आए तो सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी। सुनने में आया है दोस्तों कि सीसीएस में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में तो पहले ही जो चेहरे होते हैं वो बहुत ही चुनिंदा होते हैं। दोस्तों, जैसे सीसीएस की अध्यक्षता जो होती है वो पीएम करते हैं। इसके अलावा इसमें गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और इसके साथ साथ विदेश मंत्री भी होते हैं। हालांकि इसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरीज होते हैं और भी कुछ अधिकारी इसको अटेंड करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय संभालते हैं लोग, वो ये होते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि अगर सीसीएस में बदलाव होता है तो किसकी छुट्टी होगी? क्या एस जयशंकर की छुट्टी हो सकती है? क्योंकि हाल के दिनों में एस जयशंकर से ज्यादा चर्चाएं तो बीजेपी वाले विदेश नीति के नाम पर शशि थरूर की कर रहे हैं। और शशि थरूर जिस तरह से अपनी विदेश यात्राओं में जो बातें बोल रहे हैं वो हर लिहाज से बीजेपी को सूट करती हैं। तो क्या इतना बड़ा रिस्क मोदी लेंगे तब जब वो पूरे देश में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद पर फूल बरसवा रहे हैं और डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है और रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो ऐसे मामले में अगर वो विदेश मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं तो खुद विदेश मंत्री पर ही सवाल उठते हैं, जो कि लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और दूसरे नेता उठा ही रहे हैं। तो क्या ये रिस्क पीएम लेंगे? इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री पर भी हमको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि निर्मला सीतारमण के कामकाज को लेकर पिछले 1-1.25 साल से हालांकि सवाल उठ रहे हैं। जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो ही लोगों ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्या परफॉर्म करके दिया कि आपने उनको दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। हाल के दिनों में ऐसे कई आंकड़े भी मैं आपके सामने रख चुकी हूँ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, जो इस सरकार के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं। हालांकि ये सरकार इस बात पर जश्न मना सकती है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम इस साल के अंत में बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो ये सरकार भी जानती है। और प्रति व्यक्ति आय के नाम पर हो या फिर रोजगार के नाम पर हो, दोस्तों इस मोर्चे पर सरकार अब तक विफल रही है। इसके अलावा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास से पोर्टफोलियो काफी लंबे वक्त से है। इसके साथ साथ दोस्तों, अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है। तो ये तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अमित शाह की मिनिस्ट्री या फिर रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह की मिनिस्ट्री जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल जो चर्चा के दौरान निकल कर आया दोस्तों, बहुत से लोगों ने दबी जुबान बताया और चर्चा भी है इसकी राजनीतिक गलियारों में, कि कुछ नए चेहरे जो शामिल होंगे वो या तो इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं या कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। और उनमें सबसे प्रमुख चेहरा बट ऑफ कोर्स शशि थरूर ही है। शशि थरूर जिस तरह से विदेश में जाकर इस सरकार को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, बहुत सारे बीजेपी वाले भी शर्मा जाएं। हालांकि शशि थरूर जिन पदों में रहे हैं, उन पदों में रहने के बाद, क्योंकि वो मनमोहन कैबिनेट का भी हिस्सा थे, उन पदों में रहने के बाद उनके पास राज्य मंत्री के पद में जाने का कोई विकल्प नहीं है। अगर वो बनेंगे तो फिर मंत्री पद ही मिलेगा उनको।
लेकिन अगर उनको विदेश मंत्री बनाया जाता है तो क्या जयशंकर की कुर्सी जा सकती है? इट्स टू अर्ली टू से। दूसरा दोस्तों, शशि थरूर की विचारधारा को लेकर भी बहुत सी बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं कि वो भले ही एक लकीर खींच रहे हो कांग्रेस पार्टी के अंदर आला कमान के सामने, लेकिन बीजेपी उनके लिए बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं होगी, क्योंकि उनकी विचारधारा, आप उनकी किताबें पढ़ लीजिए या उनकी आज तक जो विचारधारा रही है उसमें वो बीजेपी में बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर पाएंगे और बीजेपी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा चेहरा दोस्तों सुप्रिया सुले का है। सुप्रिया सुले को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा है। चर्चा तब और बढ़ गई थी जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में खराब परफॉर्म किया था इंडिया गठबंधन ने, और तब से लगातार ये चर्चाएं हैं कि अजित पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो सकते हैं, यानी कि चाचा भतीजा फिर एक हो सकते हैं। शरद पवार तो इसको लेकर काफी दिनों से इंटरेस्टेड हैं। वो जिस तरह से मोदी की तारीफ भी करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं। लेकिन सुप्रिया सुले के लिए कहा जाता है कि सुप्रिया सुले बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और एन वक्त में जब भी मोदी कैबिनेट में या फिर एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं शरद पवार, तो बेटी सुप्रिया सुले उनको रोक देती है। हालांकि दोस्तों ये जो पूरा डेलीगेशन गया है विदेश में, इसमें सुप्रिया सुले भी शामिल हैं, तो वो जो एक तकरार थी वो क्या अभी भी है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो सुप्रिया सुले भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है फिलहाल, तो उनको लेकर चर्चा है। इसके अलावा एक और चेहरा है दोस्तों, मनीष तिवारी। मनीष तिवारी जो कि मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, सुनने में आया है कि उनको लेकर भी चर्चा है। मनीष तिवारी हिंदी अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोलते हैं और विदेश मामलों की उनको बहुत अच्छी जानकारी है, और मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, तो उनको हर लिहाज से मंत्री पद को लेकर भी उनकी समझ अच्छी है। सुनने में आया है दोस्तों कि सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेकर कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, जो कि अभी फिलहाल अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि आईबी मिनिस्ट्री के तौर पर एक नए चेहरे को रखा जाए, और इसमें मनीष तिवारी के नाम को लेकर काफी चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में आखिरकार किसी मुस्लिम चेहरे को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों ये चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आई थी, तब बार बार संसद के अंदर विपक्ष यही बात बोल रहा था कि जो मोदी अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दे पाए, वो मुसलमानों की बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि क्योंकि बहुत बार बार बीजेपी की तरफ से दलील दी जाती है पसमादा मुसलमान। याद होगा आपको, एक मोदी सौगाते मोदी नाम की किट तैयार की गई थी भाजपाइयों द्वारा, वो बांटी गई थी मस्जिदों के बाहर लोगों को लाइनों में लगाकर ईद के मौके पर। तो उस वक्त भी पसमादा मुसलमानों के बारे में खूब बात हुई थी। संघ और मोदी इससे पहले भी पसमादा मुसलमानों को लेकर बहुत सारी बातें बोल चुके हैं कि इनको आप अपने करीब ला सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी पसमादा मुसलमान को जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में। अगर ऐसा होता है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो इस वक्त रिजिजू के पास है, हो सकता है कि वहां पर किसी पसमादा मुसलमान के लिए जगह बन जाए। तो पसमादा मुसलमान कौन होगा, क्योंकि बीजेपी तो किसी मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती, तो बीजेपी के पास तो कोई सांसद भी नहीं है। हाँ, राज्यसभा में एक सांसद है, लेकिन वो राज्यसभा के हैं। क्या उनको जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में, या फिर यहां से भी किसी विपक्ष के मुस्लिम चेहरे को आयात करना पड़ेगा बीजेपी को? ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं, और क्या उस बड़े बदलाव में सीसीएस के भी चेहरों को फेरबदल झेलना पड़ सकता है? ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मॉनसून सत्र आने वाला है, उससे पहले इस सरकार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उसमें से एक तो चिराग पासवान के नाम पर चिराग पासवान ने खुद ही कह दिया है, बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने वाले, और उन्होंने अपने तेवर भी साफ कर दिए हैं। हर कोई मान रहा है दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, तो नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीतिक फसल है वो कौन काटेगा, इसको लेकर एक जद्दोजहद चल रही है। तेजस्वी यादव अपने आप को एक विकल्प के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे मामले में चिराग पासवान ये जो मौका है वो खोना नहीं चाहते। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। हालांकि वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इट्स टू अर्ली टू से। और दोस्तों नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो वोटर बेस है उसमें भी फर्क है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि चिराग पासवान मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के वक्त में तो अपनी पियोन की कुर्सी भी कोई नहीं छोड़ता, लेकिन चिराग पासवान मंत्री पद से इस्तीफा देकर ये साफ संदेश देना चाहते हैं बिहार के अंदर कि वो बिहार में एक विकल्प के तौर पर बनना चाहते हैं। युवा बिहारी वो अपने आप को कहते हैं, वो ऐसा करते हैं दोस्तों। तो चिराग पासवान के मंत्री पद की जगह खाली होगी, ये उन्हीं के पार्टी के किसी नेता को मिलेगी, या फिर किसी नए
इंडिया गठबंधन के सदस्य को एनडीए में शामिल करके उनको ये जगह मिल सकती है। अभी तो खैर इस पर नजर सबकी बनी रहेगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मोदी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और उन बड़े बदलावों में क्या सीडीएस के बयान के बाद जो चर्चा हुई है, सीडीएस के बयान के बाद जो राजनीतिक नफा नुकसान आंक रही है बीजेपी, उसकी छाप देखने को मिलती है, नहीं मिलती है दोस्तों, ये सब तो कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो किस बड़े चेहरे की छुट्टी हो सकती है? क्या वाकई में सीसीएस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की मदद कर सकते हैं।